हेलो दोस्तों, सीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो हर एक यूपीएससी कैंडिडेट के दिमाग में एक अलग ही फियर बना के बैठी हुई है। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ने हैं, कौन से सोर्सेज से करने हैं, न्यूज़पेपर कितना पढ़ना है, न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं। हर तरह के सवाल हर कैंडिडेट के सामने आते हैं, अलग अलग तरह के सवाल कैंडिडेट के सामने आते हैं। कितने समय तक हमने करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, क्या चीज़ें रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या नहीं है। ये बहुत से ऐसे कॉमन क्वेरीज हैं, बहुत से ऐसे कॉमन सवाल हैं जो बच्चों के दिमाग में बनते हैं, और ख़ास तौर पे तब जब बहुत ज़्यादा अनगिनत अमाउंट ऑफ सोर्सेज अवेलेबल हों और उनमें से चॉइस करना कि कौन से करंट अफेयर्स बेहतर है, कौन से नहीं, किस में कवरेज ज़्यादा है, जिसमें कवरेज कम है, और अगर कम है तो कितनी कम है, ज़्यादा है तो एक्सेसिव तो नहीं है, वगैरह वगैरह। हम जानते हैं कि करंट अफेयर्स का समुंदर जो है वो इनफाइनाइट है। उसमें हम अगर एक बारी डूब गए तो डूबते ही रह जाएंगे, और ये चक्कर में कई बार हम स्टैटिक पोर्शन को भूल जाते हैं। ऐसी ऑब्जर्वेशन बहुत सारे कैंडिडेट्स से पाई गई है कि जब वो करंट अफेयर्स पे 4, 5, 6 घंटे लगाने लग जाएं, स्टैटिक को सशक्त नहीं करते, और फिर एग्ज़ाम के अंदर उन्हें पता लगता है कि भाई 55% जो है, 60% जो है पेपर प्रीलिम्स का हो चाहे वो मेंस का हो चाहे, वो आता है स्टैटिक में से। इसीलिए आपकी मेहनत करंट अफेयर्स पे कम करने के लिए आप हमारे एक वन स्टॉप सोल्यूशन यानी कि करंट अफेयर्स कोर्स फॉर यूपीएससी 2023 में एनरोल कर सकते हैं। आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है, एनरोल कर सकते हैं। मैं तो दरखास्त ही कर सकता हूं आपसे। तो डेली के वीडियो लेक्चर्स जिसमें होते हैं, और हर दिन एक एक टॉपिक के करंट अफेयर्स आपको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक दिन ज्योग्राफी के होंगे, नेक्स्ट दिन एनवायरनमेंट के, फिर नेक्स्ट दिन पॉलिटी के, फिर इकोनॉमी के, इस तरीके से आपके डेली सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे और उनमें प्रीलिम्स प्लस मेंस का एनालिसिस हो। तो आप ये समझे कि एक तो आपको करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ वो करंट अफेयर्स का हर एक टॉपिक डिस्कस भी किया जाएगा। ये भी बताया जाएगा कि वो टॉपिक रेलेवेंट क्यों है। ऐसे नहीं है कि बस करंट अफेयर्स में आ रहा है, मैं कहीं से देख रहा हूं और मैं आपको रिले कर रहा हूं। नहीं, आपको ये बताया जाएगा कि वो टॉपिक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रेलेवेंट है। तो एक बार एक झलक देख लीजिए जहां पे मैंने डिस्कस किया है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप के सवाल को, और इसको हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से देखेंगे और देखते हैं कि क्या ये रेलेवेंट टॉपिक आपके लिए एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में आपकी मदद कर सकता है। देखने के बाद दोबारा मुझसे मिलिए। गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। पहली न्यूज़, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से रिस्पॉन्स मांगा है रिगार्डिंग द अपील्स टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसमें 2 जजेस के बेंच ने 1:1 स्प्लिट जजमेंट दी थी मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के ऊपर। तो ये इशू बहुत ज़्यादा जो है सोसाइटी के अंदर रहा है, इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स डिस्कशन हुई है, तो हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सेवरल पिटिशंस चैलेंजिंग द एक्सेप्शन इन द रेप लॉ, सेक्शन 375 जो डील करता है सेक्सुअल असॉल्ट रेप के रिलेटेड, वो इंडियन पीनल कोड के अंदर है, और उसमें मैरिज के अंदर यानी कि विद इन अ मैरिज इफ देयर इज अ रेप दैट हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्राइम। तो कई बार अपील्स आई और इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट की रिसेंट स्प्लिट डिसीजन आया। स्प्लिट मतलब कि 1-1, तो इसका मतलब है कि अब वो हायर अपील में जाएगा ऑन वेदर और नॉट टू प्रोसिक्यूट हस्बैंड्स फॉर नॉन कंसेंशुअल सेक्स विद देयर वाइव्स। अब मैरिटल रेप की डेफिनेशन इस तरीके से दी जा सकती है कि इंडल्जेंस इन अ सेक्सुअल एक्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्पाउस। और पीनल प्रोविजंस जो हैं, रेप से रिलेटेड पीनल प्रोविजंस दोस्तों एक्चुअली सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी यहाँ से आते हैं। बट इसके अंदर किस तरीके की चीज़ों को, किस तरीके के एक्शंस को रेप की डेफिनेशन में डाला जाता है, वैसे 6 तरीके के एक्शंस हैं जिसमें आप कंसेंट के बिना सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन याद ये रखना है कि यहाँ पे if the sexual act is by a man with his wife who is not below 15 years, that is written as a notable exception to this act। और इस वजह से इसको सेक्शन 375 में एक एक्सेप्शन डाला गया है और ये एक तरह से क्रिमिनलाइज नहीं है। विमेन इन परिस्थितियों में दूसरे कानूनों का इस्तेमाल करती हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी यानी कि क्रुएल्टी ऑन वाइफ का जो एक्ट है वो उसके अंदर अप्लाई होता है, लेकिन ये रेप के केसेस के अंदर नहीं जाएगा। दैट इज द प्रेजेंट सिचुएशन अंडर लॉ। अब इसकी एब्सेंस होने की वजह से क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट डिनाइज द वुमेन बॉडीली इंटेग्रिटी। तो आर्ग्यूमेंट आप ये दे सकते हैं कि आर्टिकल 29 के खिलाफ ये
कहीं ना कहीं जा रहा है, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन का टेंजिबल एविडेंस ये पता लगाता है कि 5th राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से 83% जो वुमेन हैं दे रिपोर्ट दैट दे हैव फेस्ड वायलेंस फ्रॉम देयर प्रेजेंट और करंट हस्बैंड एंड 13% रिपोर्ट वायलेंस फ्रॉम देयर प्रीवियस हस्बैंड। इसके अलावा एक कंटिन्यूअस थ्रेट और ट्रॉमा की जो सिचुएशन वुमेन के ऊपर बनी रहती है वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा डिफाइंग है एक फैमिली एनवायरनमेंट के, और वुमेन सोशल प्रेशर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये ज़िंदगी गुजारती हैं कि उनको एक सूटेबल तरीके से, फेथफुल तरीके से अपने हस्बैंड के साथ ही रहना पड़ेगा। एंड ये जो एक डिवाइड है सोसाइटी के अंदर, या ये इम्बैलेंस है सोसाइटी के अंदर, जेंडर का इम्बैलेंस, उसको ये वाला लॉ जो है एक तरीके से लेजिटिमाइज करने में लगा हुआ है। अब दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट क्या कहती है? 2 जज बेंच बैठा था दिल्ली हाई कोर्ट का और उसने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दी थी, जिसने ये कहा कि इसे स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए, यानी कि इसे क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि इट वुड बी ट्रैजिक इफ अ मैरिड वुमेन्स कॉल फॉर जस्टिस इज नॉट हर्ड इवन आफ्टर 162 years ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ आईपीसी। तो आईपीसी 1860 से चलता आ रहा है, 162 साल हो गए हैं और अभी तक हमने इसका प्रोविजन को एक्सेप्शन बना के रखा हुआ है। द अदर जज जो इन्होंने मना किया इसे क्रिमिनलाइज करने से, उनका ये कहना था कि देयर वाज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया हैविंग अ रैशनल नेक्सस विद ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन। कहने का मतलब ये जस्टिफाइड है क्योंकि जो मैरिज है, मैरिज की सैंक्टिटी है वो भारतीय सोसाइटी में कुछ अलग प्रकार की है और उसे सोशल इशू के तौर पे देखना चाहिए। जो मैरिज का बॉन्ड है ज़्यादा सेक्रेड है, और अगर इस कंटेक्स्ट में देखी जाए बात तो ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है जिसके तहत हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन पर्टिकुलर रेप केसेस, ऐसा इन जज का मानना था। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल लीव पिटीशन आर्टिकल 136 के तहत ये केस चला गया है और अब इसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास भेजा गया है। अब डिफिकल्टीज क्या है अगर आप क्रिमिनलाइज करना चाहते हैं मैरिटल लॉ को? सबसे पहली बात यहाँ पे ये आ जाती है कि शायद हम कहेंगे कि प्रिवेसी का वायलेशन है, क्योंकि ये दर्शा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कुछ केसेस में कि कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी थी या नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी थी इन द केस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, बिकॉज इट इज अज्यूम्ड इन द सोसाइटी दैट इफ देयर इज अ हस्बैंड एंड वाइफ दे हैव कंसीडर्ड टू बीइंग इन अ कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो ये प्रिवेसी को वायलेट कर सकता है आर्टिकल 21 के अंडर, और एक सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि मैरिज का इंस्टीट्यूशन है उसको भी डिस्टेबलाइज कर सकता है इफ द स्टेट इंटरफेयर्स इन द मैरिज, एंड दैट इज द ओपिनियन गिवन बाय द गवर्नमेंट अर्लियर एज वेल। गवर्नमेंट ने पहले भी ये रिकमेंडेशन दिया या अपना ओपिनियन दिया है। इसके अलावा लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स आई हैं या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स की रिपोर्ट आई हैं, उन्होंने भी पहले ये रिकमेंड किया है कि हमें एग्जामिन करने के बाद ये लगता है कि क्रिमिनलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। इसकी इंप्लीमेंटेशन में भी इश्यूज आ सकते हैं क्योंकि टेस्टमनी कैसे लेना है, एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लीगल प्रोविजंस तो ठीक है, लेकिन अगर आप लीगल प्रोविजंस लेके आते हो और सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस नहीं जनरेट करते हो उस चीज को लेके, तो इशू जो वहीं का वहीं रहेगा। इसकी बहुत सारे एक्ट्स या कानूनों के तहत भी एग्जांपल दी जाती है कि हमने कई सारे ऐसे कानून लाए हैं जिससे हमने स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट लेके आए हैं, क्रिमिनल जो है अपने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ काफ़ी सारे लॉज के अंदर आपने सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का लॉ लाया है, ठीक है। आपने जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को अमेंड करते हुए ये देखा है कि माइनर की एज जो है वो 18 से 16 ईयर्स तक कर दी है कुछ केसेस में, बट फिर भी हम ये देखते हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम नहीं हुआ है। वो इसलिए क्योंकि सोसाइटी के अंदर जब तक अपने आप से अवेयरनेस नहीं आएगी तब से लॉज का लगाना बहुत ज़्यादा कोई फायदा नहीं देने वाला है। दीज आर सम आर्ग्यूमेंट्स व्हिच वी कैन कीप अगेंस्ट इट। एंड अदर कंट्रीज की एग्जांपल देखी जाए तो 100 से ज़्यादा कंट्रीज में क्रिमिनलाइज्ड है। भारत ही 36 ऐसी कंट्रीज में से एक है जहां पे अभी तक क्रिमिनलाइज नहीं हुआ है। तो देखा दोस्तों किस तरीके से हम एक टॉपिक को काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं, और इस तरीके से आप हमारे करंट अफेयर्स कोर्सेज में एनरोल करके अपने मेहनत को थोड़ा सा आउटसोर्स कर सकते हो। एक और सुनहरा ऑफर आप लोगों के लिए, 10% एडिशनल डिस्काउंट आपको सभी स्लीपी क्लासेस के कोर्सेज पे मिलने वाला है। सिमिलरली इस करंट अफेयर्स कोर्स पे भी आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। आप एनरोल करते वक्त इस कोड का इस्तेमाल करें, टारगेट 2023। तो जब भी आप इस
कोड का इस्तेमाल करेंगे आपको एग्जिस्टिंग कोर्स के ऊपर 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करते हुए या हमारी ईमेल आईडी पे लिख के हमारे कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो या हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो। तो आई होप कि आपको थोड़ी सी रेलेवेंस लगेगी हमारी बातों की, और अगर लगती है तो आप एनरोल ज़रूर करवाएं, ठीक है। और अपना क्रिसमस, न्यू ईयर, सारा का सारा नया साल जो है वो एक पॉजिटिव और एक क्लियर फ्रेम ऑफ माइंड में आगे लेके जाए। टिल देन, थैंक यू एंड सी यू अगेन।